सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विषय का भाग 3 राजनीतिक विज्ञान का पाठ 4 कानूनों की समझ का आगे का प्रकरण अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्या कानून है वो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। तो हाँ, हमारे भारतीय लोकतंत्र में कानून है वो सभी के लिए समान है, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई कितना ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, और यहाँ तक कि चाहे हमारे भारत के राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, सभी के लिए कानून समान है। अगर किसी से कोई अपराध होता है या कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सभी के लिए कानून है वो समान सज़ा देता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कानून कहाँ बनाए जाते हैं, कानून के निर्माण की क्या प्रक्रिया है। तो हमने देखा कि कानून संसद में बनाए जाते हैं। कोई भी मुद्दा है तो उसमें आम नागरिक की जो भूमिका है, उसकी आवाज़ अब वो महत्वपूर्ण होती है, और वो अपनी आवाज़ को टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के द्वारा, संपादकों के द्वारा, जनसभाओं के द्वारा, जन सुनवाई याचिका के द्वारा और अदालतों के माध्यम से, कई माध्यम से वो अपनी आवाज़ है वो संसद तक पहुंचाते हैं, और फिर संसद में उस मुद्दे पर कानून बनाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि अलोकप्रिय कानून और विवादास्पद कानून। तो आइए अब हम एक स्थिति पर और विचार करें कि कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वो लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उसके पीछे जो नीयत है वो सही नहीं थी, और इसीलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। देखो, आलोचना होता है किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में या किसी नियम कानून में कोई कमियां खोजना, है ना। उसकी आलोचना करना, उसकी बुराई करना, भी इसमें ये कमी है तो उसे हम कहते हैं आलोचना करना। और उस कानून के खिलाफ नागरिक क्या है, जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे भारतीय लोकतंत्र में आम नागरिक है वो क्या करता है, संसद द्वारा बनाए जाने वाले इन दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। तो देखो, यहाँ दमनकारी का मतलब होता है कि जैसे मानो हमारे जो हमें विचार अभिव्यक्त करने हैं, तो हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है उसे वो छीन सकते हैं, और उसके ऊपर सख्ती से वो क्या करते हैं कि नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण करने के लिए वो दबाव बनाते हैं। तो उसे दमन करना मतलब उसको रोकना, बाध्य करना। तो इस तरह के दमनकारी जो कानून है उसमें नागरिक अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि यह कानून गलत पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस पर कानून दोबारा बनाने का विचार करना पड़ता है। संसद के ऊपर यह दबाव पड़ता है कि आप इस कानून को दोबारा बनाएं। तो देखिए अब आगे इधर उदाहरण के लिए देखो कि नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जो जगह है, भीतरी जगह, उसके इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों के अंतर्गत क्या किया कि पटरी पर दुकान लगाने वाले और फेरी लगाने वालों को गैर कानूनी घोषित किया गया। देखो, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उन्होंने कानून किस लिए बनाया था कि वो जो सार्वजनिक स्थान है वो साफ़ सुथरे रहेंगे, खुले हो जाएंगे, और खुले रखने के लिए कुछ कानून बनाना ज़रूरी है, तभी लोग आसानी से उन फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन इस कानून के साथ साथ हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये पटरी वाले, फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में हैं, वो लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें देते हैं, कम दामों पर देते हैं, बहुत सस्ती कीमत पर अच्छी और कुशलतापूर्वक उन्हें वो वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं, है ना। क्योंकि देखो, हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इन फेरी वालों से, पटरी वालों से सामान लेते हैं, क्योंकि ये इनसे हमें क्या, सामान सस्ता मिलता है। और इस सस्ते सामान के साथ साथ जो ये फेरी वाले हैं, पटरी वाले हैं, इनकी रोजी रोटी भी चलती है। इसलिए अगर ये कानून एक समूह की हिमायत करता है, यानी उसकी फेवर करता है, तो दूसरे समूह की वो उपेक्षा करता है, और तब क्या होता है, विवाद खड़ा हो जाता है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि इन लोगों को नुकसान भी ना हो। इनके लिए दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये अपनी फेरी, अपनी रेडी है वो किसी और स्थान पर, किसी खुले स्थान में एक साथ लगा सके, है ना। तो इस तरह की कोई स्थान देकर जैसे इस तरह से किया जा सकता है।
तो जो लोग ये सोचते हैं कि संबंधित कानून है वो सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में भी जा सकते हैं। देखो हमारे यहाँ अदालतें बनी हुई है, और जब अदालत को ऐसा लगेगा कि यह कानून है वो संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन भी कर सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। तो देखो यहाँ कि 1 सप्ताह तक अखबार पढ़ें आप और टेलीविज़न पर खबरें देखें और फिर पता लगाएं क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत में या कहीं और के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। देखो अगर हम हमारे भारत की बात कर रहे हैं तो अभी हम कई दिनों से अखबार में, टीवी न्यूज़ चैनल में देख ही रहे हैं कि किसान हैं हमारे भारत के, वो आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने एक कृषि आंदोलन बनाया है और इससे वो लोग संतुष्ट नहीं है और उन्हें लग रहा है कि ये कानून उनके खिलाफ़ है, इसीलिए वो किसान आंदोलन कर ही रहे हैं। आपने देखा भी है ना। ऐसे ही जैसे भारत के अलावा अगर हम कहीं और बात करते हैं जहाँ इस तरह का कहीं विरोध हुआ, तो ये देखो यहाँ पर देखो कि ये एक महिला है रोजा पार्क्स, और ये है अफ्रीकी अमेरिकी महिला, यानी अफ्रीका मूल की अमेरिका में रहने वाली। तो इसकी कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं कि जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध और उनकी आलोचना करता था। देखो अभी हमने इसी पाठ में इससे पहले पढ़ा था ना कि 1870 का राजद्रोह कानून और रोलैक्ट एक्ट उन्होंने 1919 में जो पारित किया था, उसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने क्या कहा था कि ये दमनकारी कानून है, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ क्या है वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो इतिहास में हम ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए संघर्ष किया है। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। देखो ये श्वेत का अर्थ होता है कि गोरा, सफ़ेद रंग, और जो ये अफ्रीकी मूल के जो नागरिक थे इनका रंग क्या था, थोड़ा काला होता था, इसलिए इन्हें अश्वेत कहते थे। तो अमेरिका के अंदर क्या उस समय ये रंग भेद यानी रंग के कारण भेदभाव किया जाता था इन अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के साथ। तो ये रोजा पार्क्स ने क्या किया, यही किया कि वो उस दिन क्या 1955 में है ना अपने काम से थक कर घर जा रही थी बस से, तो ये अपनी सीट पर बैठी थी। तो एक श्वेत नागरिक आया, उसने सीट मांगी लेकिन इसने नहीं दी। इसने कहा कि मैं भी थक कर आई हूँ और मैं सीट नहीं दूंगी बैठने के लिए। तो इस तरह से उसने इनकार किया। तो रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। देखो बसों के अलावा भी वहाँ इतना भेदभाव था कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों के आने जाने की जगह अलग अलग होती थी। तो रोजा पार्क्स का यह इनकार करना एक ऐतिहासिक घटना थी और इसके बाद वहाँ नागरिक आंदोलन अधिकार है वो शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। और इस कानून के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। और देखो इस चित्र में हमें दिख भी रहा है कि रोजा पार्क्स है वो बस में यात्रा कर रही है। तो देखो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे संसार में बहुत सारे देशों में ऐसा ही होता है कि अगर कोई कानून है जो विवादास्पद है या जो सही नहीं है तो वहाँ के नागरिक हैं वो उसका विरोध करते हैं। तो विरोध करने के तरीके कई होते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर देखो कि अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ है, ये लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, है ना, सभाएं करते हैं। इस तरह की कई तरीके होते हैं जिससे नागरिक है वो अपना मत है वो संसद तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद देखिए कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी जो भूमिका है वो प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ ही ख़त्म नहीं हो जाती। यानी हमने वार्ड पंच चुन लिया, सांसद चुन लिए, विधायक चुने, हमारी भूमिका यहीं तक समाप्त नहीं होती है। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए, इसके अलावा हमें अखबारों, अन्य संचार साधनों के माध्यम से इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि जिन
विधायकों को, जिन सांसदों को हमने चुना है, वो सांसद कर क्या रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। और इस प्रकार हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितना उत्साह से वे इस काम में जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये हमारा पाठ है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।